हेलो माय निंजास, वेलकम टू आईसीएसई वाला क्लास 9th एंड 10th। आज हम आ चुके हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर के ऊपर, यानी कि हमारी वन शॉट सीरीज ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इज कंटिन्यूड एंड आज हम फोटोसिंथेसिस पर आ गए हैं। जो बच्चे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ यार, माय नेम इज उपासना एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। आज हम फोटोसिंथेसिस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनफैक्ट द होल चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो आपको ना क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। जो आपको एग्जाम से पहले, जब आपके पास टाइम कम होता है, आपको सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू देखना होता है अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। चलो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के अभी केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिवाइज कर लो। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू मेक, यानी कि जो प्लांट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डन बाय ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं बेटा? वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना ले। दे कैन मेक देयर ओन फूड, some of them या most of them by performing photosynthesis. The term photo means light. Synthesis का मतलब क्या होता है? To make, बनाना, ठीक है, हिंदी वाला बनाना। So light को यूज करके खाना बनाना, ठीक है। Now 4 ingredients are required to do this. Photosynthesis जब केमिकल रिएक्शन देखोगे, so सबसे पहले तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चाहिए पानी। पानी कहां से आया? पानी एब्जॉर्ब हो गया था रूट्स की हेल्प से, जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आएगी। एयर के अंदर 0.03% CO2 होता है, जो कि स्टोमेटा के ओपन होने से अंदर आता है, ठीक है। प्लांट्स दिन में अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं क्योंकि दिन में धूप होती है, सनलाइट होती है, सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे। दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा के अंदर पानी भर जाता है, CO2 अंदर आता है एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर इसके बाद साथ साथ चाहिए हमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है बेटा। सो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, 9 अलग अलग तरीके के क्लोरोफिल होते हैं, बट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा काम करता है। एंड ऑब्वियसली लाइट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस। ये सारी चीजों के बाद बन क्या जाएगा? खाना बन जाएगा, विच इज ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। और साथ में प्रोड्यूस हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस अभी इस रिएक्शन में, ये दोनों इनके बाई प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। सो दीज टू आर द बाई प्रोडक्ट्स। यानी कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है बेटा, वो वाटर से बनती है, ऑलवेज रिमेंबर। अभी हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर वाला ऑक्सीजन है ये CO2 वाला ऑक्सीजन नहीं है। ये वाली ऑक्सीजन ग्लूकोज में जा रही है, वाटर वाली ऑक्सीजन O2 बनाती है, ये O2 एज इट इज निकल जाती है, फिर ग्लूकोज बनता है। इन दोनों में से पहले क्या बनता है? पहले O2 बनता है, फिर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है। तो यहां से पॉसिबल क्वेश्चन है, बैलेंस इसको कर लेना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। ये बैलेंसिंग नहीं करोगे तो हाँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आजकल पिछले 2 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं फैक्टर्स के ऊपर या अडेप्टेशंस के ऊपर, जो एक लीफ करती है ताकि वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। सो व्हाट आर द अडेप्टेशंस? एक तो है भाई सरफेस एरिया बड़ा कर लेना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी सनलाइट पड़ेगी, उतना ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, ठीक है। लीफ एनलार्जमेंट, बड़ी बड़ी लीफ होगी। क्यूटिकल जो होगा वो थिन होगा। क्यूटिकल इज थिन। क्यूटिकल थिन इसलिए होगा ताकि लाइट बहुत अच्छे से अंदर जा सके लीफ के सरफेस तक, है ना। ये मान लो लीफ का सरफेस है, क्यूटिकल थिन होगा। ये फैक्टर्स ना ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट है। ट्रांसपिरेशन में जो अडेप्टेशंस की गई थी वो पानी को बचाने के लिए की गई थी। लीफ का साइज छोटा हो गया था, क्यूटिकल को थिक कर दिया गया था। यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि हम यहाँ जाते हैं कि ज्यादा लाइट एंटर करे। दोनों के अडेप्टेशंस इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमरस स्टोमेटा, ज्यादा स्टोमेटा होंगे, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना CO2 अंदर जाएगा, उतना फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ का सरफेस एरिया काफी थिन होगा ताकि हर सेल तक धूप पहुंच सके, रिसोर्सेज पहुंच सके और हर सेल फोटोसिंथेसिस कर सके। क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम, जो आप देखते हो ना लीफ के बीच में तुमको लाइंस दिखती है, वो वेन्स होती है, तो वो ज्यादा फैली हुई होंगी ताकि खाना हर एक सेल तक पहुंचाया जा सके और जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो भी हर एक सेल तक पहुंच सके, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है, दे आर एबल टू सिंथेसाइज फूड
यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। अब ये क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोसिंथेसिस इकलौती केमिकल रिएक्शन है, इकलौती, ओनली वन केमिकल रिएक्शन विच इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस बंद हो गया दुनिया से तो ऑक्सीजन भी चली जाएगी एंड एनिमल्स मर जाएंगे। साथ ही साथ खाना भी बना रही है, बट ऑक्सीजन एंड फूड। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, इसलिए हमें लगातार सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। फूड जो है वो भी यही बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जितनी भी बातें बोल रही हूं उन सारी बातों पर वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। सो मेक श्योर कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जितनी लाइंस अभी बोली हैं हर लाइन का एक क्वेश्चन बन सकता है। सो मेक श्योर यू आर वेरी अटेंटिव, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, एक बार समझ लेते हैं कि फैक्टर्स जो है वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी की, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, और सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जैसे मान लो सुबह हुई, धूप आई, धूप आते ही सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देंगे। वो जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है बेटा, ये ना छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, इसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। सो लाइट एनर्जी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। ये मान लो एक प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल के अंदर ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड इंडिविजुअली बोलते हैं, यानी कि एक एक थाली इस थाइलाकॉइड। बट अगर थालियों का पूरा ग्रुप है, एक के ऊपर एक लाइन है उसकी, तब हम उसको ग्राना या ग्रानम बोलते हैं। ग्राना प्लूरल, ग्रानम सिंगुलर। देन ये जो थाइलाकॉइड है इसके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पड़ा हुआ है, यहां क्लोरोफिल पड़ा हुआ है, प्लस यहां पर पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि नीचे रूट से एब्जॉर्ब हो गया होगा और सारे सेल्स ने बांट दिया होगा पानी ऑलरेडी, तभी एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पहले है ना यार, पानी ले चुके हैं ऑलरेडी। कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास कहां से आया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये मान लो लीफ है, लीफ के सरफेस के ऊपर ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स ओपन इसीलिए होते हैं ताकि एटमॉस्फेयर से CO2 अंदर जा सके। तो CO2 इन्होंने एटमॉस्फेयर ले लिया, पानी इनके पास ऑलरेडी था। अब सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी? लाइट एनर्जी पड़ रही है, लाइट एनर्जी की वजह से क्लोरोफिल, जो ये क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, दूसरी रिएक्शन क्या होगी? पानी टूटेगा, वाटर विल ब्रेक, इसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन, डिफाइन फोटोलाइसिस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज फोटोलाइसिस। फिर उसके बाद वाटर को टूटने के बाद क्या क्या बनता है, आगे की सारी कहानी वाटर के टूटने के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। जब वाटर टूटेगा तो मैं अलग से लिखवा देती हूं, यहां पर लिखवा देती हूं। जब वाटर ब्रेक होता है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से 4 H+ आयंस अलग हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ O2। ये तो लाइट रिएक्शन के बाद यहीं से बाहर निकल जाती है, जिसको हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। बचे हुए H+ और इलेक्ट्रॉन्स का अलग काम है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो साइड वाला एरिया है जहां पर थाइलाकॉइड या ग्रानम नहीं है, इसको हम स्ट्रोमा बुलाते हैं। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर बहुत ही कमजोर, मतलब एनर्जी नहीं है उनके पास, 2 मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं, ADP और NADP। ये अभी नॉट एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। जब ADP एक फॉस्फेट लेकर ATP में बदल जाएगा तब ये एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल होगा। NADP के साथ जब आगे H लग जाएगा तब ये NADPH बन जाएगा और हाईली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन दोनों को एनर्जी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इनके पास एनर्जी नहीं है। जब ये एनर्जी ले लेंगे तो ये CO2 को पकड़ के, जो CO2 यहां से अंदर गई है, उसको ग्लूकोज में चेंज करेंगे। बट अभी वो काम नहीं है, अभी प्रायोरिटी क्या है कि भाई इनको एनर्जी दो, इनको खुश करो। NADP, ये जो वाटर का टूटा हुआ H है, इसको पकड़ लेता है, NADP NADPH बन जाएगा। और जो ADP है वो इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपने अंदर ऐड कर लेता है और बन जाता है ATP। ATP वेरी एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, NADPH वेरी एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल।
तो अगर क्वेश्चन आया वाटर के टूटने पर क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, देयर इज रिलीज ऑफ H+ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड और भी ज्यादा पूछ लिया जाए तो H+ आयंस विल बी टेकन अप बाय NADP, इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन अप बाय ADP टू कन्वर्ट इनटू ATP। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे अच्छे तरीके से। H+ आयंस आर पिक्ड अप बाय द कंपाउंड NADP। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है 1 मार्क में। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना तो पूरी फुल फॉर्म सेम रहती है, फॉस्फेट से पहले हाइड्रोजन लगा देना, यानी कि लास्ट में बन जाता है हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसकी शॉर्ट फॉर्म में H बाद में है तो बाद में हाइड्रोजन मत लगाना, हाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। आगे का सेम है, फॉस्फेट से पहले हाइड्रोजन लगेगा। NADPH की फुल फॉर्म आए तो हाइड्रोजन लिखना, NADP आए तो ये लिखना। NADP ने H+ लिया, NADPH बन गया। हर केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम होता है तो एंजाइम भी डल गया। फिर देखो, ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, O2 की फॉर्म में निकल गया है। ऑक्सीजन प्लांट्स खुद भी यूज करेंगे टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। भाई प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, प्लांट्स खुद भी ग्लूकोज को यूज करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे और ATP बनाएंगे। ठीक है, ये अपने लिए करते हैं काम, हम तो ले लेते हैं इनसे, बहुत सारी बन गई, हम कहते हैं यार हमें भी दे दे यार, हम जिंदा रह लेंगे, बट प्लांट्स ने रिएक्शन अपने लिए करी। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा यानी कि रेस्पिरेशन, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो इसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज्ड अप बाय ADP। ADP एक एनर्जी रिच कंपाउंड ATP में बदलना चाहता है, इसको एक फॉस्फेट चाहिए, ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। तो देखो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये चेंज हो गया ATP में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि फॉस्फेट ऐड हुआ है तो इसको हम फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं, फॉस्फेट ऐड हुआ है ना, फॉस्फोराइलेशन। और क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं। तो बस फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ही बात है बेटा, क्योंकि ये सारी चीज लाइट के प्रेजेंस में हो रही है ना, इसलिए नाम के आगे फोटो फोटो लग रहा है। तो फोटोलाइसिस, क्योंकि वाटर टूटता है, ये लाइट पर डिपेंड करती है बेटा रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का ही दूसरा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा, डार्क फेज। डार्क फेज नाम में लगता है कि मैम रात को हो रहा होगा क्या, नहीं, लाइट रिएक्शन के जस्ट बाद जब ATP और NADPH बन जाता है, हाईली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खाना बना देते हैं। अब हमें लगता है कि यार ये रात को हो रही है रिएक्शन, डार्क है इसका नाम, ऐसा नहीं है। डार्क तुम इसलिए मतलब ऐसे समझना कि लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए नाम रख दिया डार्क रिएक्शन। बट ये गलती थी बेटा साइंटिस्ट की, इनको शुरू से ही इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नाम रखना चाहिए था। और इसका एक और नाम है बायोसिंथेटिक फेज, ये भी आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम। यहां पर ATP और NADPH हाईली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, बिल्कुल इनके अंदर एनर्जी आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल तैयार है बेटा ये काम करने के लिए। ये CO2 को यूज करेंगे एंड कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्लूकोज। देखो ये क्या करेंगे, पहली बात तो ये रिएक्शन होती कहां है, स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही थी, ये रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी रिएक्शन को कैल्विन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को कैल्विन साइकिल बोला जाता है। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, CO2 को C6H12O6 में कन्वर्ट किया जाएगा एंड यहां पर एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, अब बहुत सारा ग्लूकोज बन गया, बहुत सारा ग्लूकोज बन गया। इस ग्लूकोज को, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर यानी कि 1 यूनिट। बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ा जाएगा इसको स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टोर किस फॉर्म में होगा बेटा, स्टार्च की फॉर्म में होगा। एंड इसी को पॉलीमराइजेशन बोला जाता है, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़कर जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा स्टार्च, दैट इज पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन हो चुका है, स्टार्च स्टोर हो चुका है। नाउ दिस स्टार्च, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स। अभी तो खाना बना है, बाकी पूरे बेटा सेल्स बैठे हुए हैं, भूखे सेल्स बैठे हुए हैं, खाना दो खाना दो खाना दो। नीचे रूट के सेल्स हैं, स्टेम के सेल्स हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं बट दे वांट द फूड। रात को इसी स्टार्च को
स्टार्च इज इनसॉल्यूबल, स्टार्च पानी में नहीं घुलता है। स्टार्च को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो कि है सुक्रोज। सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम ही तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है यार, तो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, बट कब? रात को। डिनर करते हैं सीधा बेटा, रात को ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कुछ फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को इंपैक्ट करते हैं। अब तुमको पता है लाइट इंपॉर्टेंट है, CO2 इंपॉर्टेंट है ना, वाटर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज बनाने के लिए। अब हम सोचते हैं कि लाइट इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा। ये बात सच है, यानी कि सुबह जब लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, सुबह की धूप होती है ना 6-7 बजे की, फिर 8 बजे की धूप, फिर 12 बजे की धूप, तो हम टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक बहुत ज्यादा धूप होती है, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है। लाइट इंटेंसिटी के साथ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, बट एक टाइम तक बढ़ता है, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाए, फोटोसिंथेसिस और ज्यादा नहीं होगा। तो इसको अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख रहे हैं, नीचे लाइट इंटेंसिटी लिख रहे हैं। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजिंग, लाइट बढ़ गई, 8 बजे की धूप, 9 बजे की धूप, 10 बजे की धूप, ऐसे ऐसे करते 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 इंक्रीज हो गई। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब लाइट इंटेंसिटी तुम बढ़ा लो, तुम 12 बजे वाली धूप जो है, मान लो 1 बजे और भी ज्यादा धूप हो गई है, बट और इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जितना बढ़ना था बढ़ गया है, अब ये स्टेबल हो गया है, सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर है, बट यहां इस सारी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड था 0.02% या 0.03%, नॉर्मल था। अगर इसने देखा 0.02% से कार्बन डाइऑक्साइड 0.05 कंसेंट्रेशन तक पहुंच रहा है, तो अब ये फिर से एक जंप मारती है विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। मतलब यहां पर इसने देखा, स्टेबल होने से पहले देखा CO2 कितना है, 0.02, यार ठीक है यार, अब मैं और नहीं बढ़ रही। अगर यहां पर आने के बाद इसने देखा 0.05 CO2, नहीं यार मैं और बढ़ूंगी, लाइट बढ़ रही है, मैं और फोटोसिंथेसिस करूंगी, तो ये एक बार और जंप मारता है। इसको हम बोलते हैं कोडिपेंडेंट फैक्टर्स। दो फैक्टर्स यहां पर लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ा रहे हैं। सो लाइट इंटेंसिटी, CO2, देखो फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ट्रू फॉल्स में अप टू सर्टेन लिमिट को ही ट्रू करके आना। उसने लिख दिया यहां तक लाइन कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ये फॉल्स है। इट गेट स्टेबलाइज एट 0.02% कॉन्सेंट्रेशन। एजर्शन रीजन अगर आए तो याद रखना इस पॉइंट को। अगर CO2 इंक्रीज करता है 0.05 पे, तो विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। और भी दो फैक्टर्स है, ठीक है, यहां पर इसी का तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर और इसी का चौथा फैक्टर है वाटर। टेम्परेचर का भी अच्छा रोल होता है। टेम्परेचर बेस्ट है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले तो ये याद करो, 35, अपना बॉडी का 37 होता है ना, तो 37 के पास है ना 35, तो हो जाएगा, अपने बॉडी के टेम्परेचर के आसपास ये काम कर रहे हैं। फिर अगर हर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के साथ फोटोसिंथेसिस का रेट डबल होता है। यानी कि अगर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस x है, 15 में 10 जोड़ो, कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में 10 जोड़ो, 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना हो जाएगा, इसका फिर से डबल करो, 4 गुना 4x। यानी कि हर 10 डिग्री चेंज के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री चेंज में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सीधा नहीं बढ़ रहा है, डबल डबल हो रहा है सीधा। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाटर कंटेंट। वाटर ही नहीं है तो क्या ही फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, इनके पास पानी नहीं होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। ये तो सिंपल पॉइंट है। इंटरनल फैक्टर्स, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर डैमेज है, तुम देखते हो काफी बार ना, बहुत ज्यादा सनलाइट से भी क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। अगर सनलाइट नहीं पड़ रही है तो भी क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट, क्लोरोफिल बेचारा बन नहीं रहा है, तो भी फोटोसिंथेसिस पर फर्क पड़ेगा। प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, पानी है, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो अगर रिड्यूस्ड है, उसके अंदर मान लो मैग्नीशियम की कमी है
या फिर उसके अंदर कार्बन की कमी है या पानी की कमी है, तो प्रोटोप्लाज्म अगर अच्छा नहीं है, प्रोटोप्लाज्म में सारी चीजों की डेफिशिएंसी है, तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। एक बेचारी लीफ है जिसका सरफेस एरिया ही बड़ा छोटा सा है, तो ये कम फोटोसिंथेसिस करेगी। सो दीज आर सम इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर बेटा स्टोमेटा को ओपन करने के लिए दो थियोरीज आती है यहाँ पर, K प्लस आयन कंसंट्रेशन थियोरी एंड शुगर कंसंट्रेशन थियोरी। ये ओल्ड थियोरी है, ये न्यू थियोरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर है क्या, हो क्या रहा है इस थियोरी में। ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये अभी मान लो बंद बनाते हैं गार्ड सेल्स को, ये गार्ड सेल्स बंद हैं और इनके बाहर की तरफ जो सेल्स है वो एपिडर्मल सेल्स हो गए या सब्सिडियरी सेल्स हो गए। ये अपने अंदर पानी लेना चाहते हैं, ये पानी लेंगे तो ही ये ओपन हो पाएंगे, यानी कि अपना स्टोमा ओपन कर पाएंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो इनको चाहिए पानी, पानी ऑस्मोसिस से ही आएगा, पानी एनर्जी खर्च करके नहीं आ सकता है। सो दे वांट कि एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर दें कि ये हो जाए खुद हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि अपने अंदर पानी कम रखो बट सॉल्यूट पे सॉल्यूट ऐड करते जाओ, पानी में चीनी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। इन्होंने बहुत सारा अपने अंदर कुछ सॉल्यूट मिलाएंगे, पानी कम हो जाएगा इनके अंदर, तो बाहर वाले सेल्स के पास जो पानी ज्यादा है वो मजबूरन इनके अंदर आएगा, यानी कि ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, तो ये ना ऐसी सिचुएशन जान के क्रिएट करते हैं कि ऑस्मोसिस हो सके। ये सारी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इमेजिन करो पानी बराबर है अंदर भी और बाहर भी, बट अब इनको अपने अंदर पानी कम करना है। पानी कम करने का क्या तरीका है? पानी कम करने का तरीका ये है अपने अंदर सॉल्यूट ज्यादा ऐड कर लो, कंपैरेटिवली बाहर जो है वो पानी ज्यादा लगेगा एंड बाहर से अंदर आ जाएगा। इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बेटा हम लोग, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये अपने पड़ोसी सेल से K प्लस आयंस अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। ये अपने अंदर भर भर के K प्लस आयंस इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, यानी कि एनर्जी खर्च होती है। तो सोचो इन्होंने कितनी मेहनत करी, इन्होंने एनर्जी खर्च करके पड़ोसियों से K प्लस अपने अंदर खींचा, और ये इनकी साजिश थी। जब ये अपने अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर लेंगे कि पानी कम है, तो बाहर वाले पड़ोसी सेल ऑस्मोसिस कराने पर मजबूर हो जाएंगे, पानी को हाई टू लो मूव करना ही पड़ेगा। सो वाटर विल मूव इनसाइड एंड ऑस्मोसिस हो जाएगा। जैसे ही वाटर मूव हो जाएगा अंदर, इनकी कंडीशन हो जाएगी टर्जिड, यानी कि ये फूल जाएंगे। नाउ दे हैव वाटर एंड द स्टोमा, जो बीच में छेद है, दैट विल बी ओपन्ड। ठीक है, सो दिस इज K प्लस आयन कंसंट्रेशन थियोरी। दिन में होता है ये, क्लोरोप्लास्ट के जो गार्ड सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी बनता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस व्हिच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इनके पास एनर्जी कहां से आई? एटीपी से आई। देन दिस एटीपी विल बी यूज्ड टू एक्टिवली वर्ड पे ध्यान दो, एनर्जी खर्च होगी, यानी कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये एनर्जी खर्च करके पोटेशियम आयंस को ही पड़ोसियों से लेंगे। पड़ोसी सेल्स कौन से? एपिडर्मल सेल्स। गार्ड सेल्स अंदर आ जाएंगे, दिस विल क्रिएट अ हाइपोटोनिक मीडियम एंड द आउटर सेल्स विल सेंड वाटर इनसाइड, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी पुरानी थी, साइंटिस्ट को लगता था ये वाली सही हो रही है, बट एक्चुअली है नहीं। इसमें क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है कि मतलब यही इनको साजिश करनी है, बाहर से पानी अंदर लेकर आना है। बट पहले साइंटिस्ट को यह लगता था कि गार्ड सेल्स ने फोटोसिंथेसिस तो किया ही है, ग्लूकोज तो बना ही है, तो ये अपने अंदर ना ग्लूकोज स्टोर कर लेते हैं। ये अपने अंदर ग्लूकोज भरते रहते हैं। जैसे इन्होंने K प्लस आयंस बाहर से लिया था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। इन्होंने अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे क्रिएट किया, अपने अंदर ग्लूकोज स्टोर कर लिया एंड अब पड़ोसी सेल मजबूर हो गए इसको पानी देने के लिए। ड्यूरिंग डे टाइम द गार्ड सेल्स बिगिन फोटोसिंथेसिस, इन्होंने भी खुद खाना बनाया होगा। शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से जो पड़ोसी सेल्स है वो इनके अंदर पानी दे देंगे एंड गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। बट दिस इज नॉट द ट्रुथ, K प्लस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये वही सारी बेटा फोटो भी वही है। आगे आ जाओ, फिर आ जाओ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। एक्सपेरिमेंट्स, प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसके सारे चैप्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये। पहले तो ये देखो कि हम जो भी ये लीफ वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं,
मैं बोलूं डिस्टार्च करना है। डिस्टार्च मतलब आप एक प्लांट, जो भी प्लांट है धूप में अभी तक वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तभी वो जिंदा है, और आप जिंदा प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, बट अभी तक उसने जो खाना बना लिया आपके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, आप वो चाहते हो कि सारा खाना यूज अप हो जाए ऑलरेडी, तो आप उसको अंधेरे में रख देते हो प्लांट को 2-3 दिन के लिए कि अभी तक उसने बेचारे जो खाना बनाया होगा वो सारा यूज अप हो जाए, फिर हम नई शुरुआत करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। तो ये तो होता है डिस्टार्च का मतलब। जब भी लीफ के अंदर या सेल के अंदर स्टार्च है, आयोडीन डालो, आयोडीन डालने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर देगा ही देगा, स्टार्च विल गिव ब्लू ब्लैक कलर, और अगर स्टार्च नहीं है तो ब्राउन कलर आता है। ठीक है, ये बेसिक है। अब हम यहाँ पर एक वेरीगेटेड लीफ लेंगे। वेरीगेटेड लीफ कैसी होती है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जेरानियम, क्रोटॉन, है ना, यहाँ लिखा भी होगा कोलियस, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके हर जगह क्लोरोफिल सेम अमाउंट का नहीं होता, यहां से ग्रीन है साइड में से ग्रीन नहीं है ना, यानी कि ये एक वेरीगेटेड लीफ है। अब ग्रीन वाले पार्ट ने खाना बनाया होगा, पड़ोसी ये जो बेचारे व्हाइट सेल्स हैं ये खाना नहीं बनाते हैं, बट ये इनको विद टाइम खाना ट्रांसपोर्ट कर देता है, तभी तो जिंदा है बाकी वाला एरिया। तो ग्रीन वाला पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है, हमें ये बात पता है। हम पहले इसको करेंगे डिस्टार्च, अंधेरे में रख दो, ये ग्रीन वाला पार्ट सारा खाना यूज अप कर ले और इसने जो देना वेना था सबको दे दे, और उसके बाद ये सारा बिना खाने के हो। फिर आप इसको सनलाइट में लेके जाओ, सनलाइट में रख दो, 2-3 घंटे के लिए सनलाइट में रखो, फोटोसिंथेसिस होगा, और खाने का ट्रांसपोर्ट जो मेन होता है वो रात को होता है, तो इतना ज्यादा इस पार्ट में खाने का ट्रांसपोर्टेशन 2-3 घंटे में नहीं हो पाएगा। 2-3 घंटे बाद ही तुम अपना एक्सपेरिमेंट कर लो, इसके ऊपर आयोडीन डाल दो। आयोडीन डालने के बाद ये ग्रीन वाले पार्ट ने तो तुरंत फोटोसिंथेसिस किया होगा, स्टार्च बना होगा एंड ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा तुमको, बट व्हाइट वाले पार्ट तक अभी तक खाना नहीं पहुंचा है, तो इट विल गिव ब्राउन कलर। ये है तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ करता है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि ये वाला एरिया विदाउट क्लोरोफिल है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सनलाइट इज इंपॉर्टेंट। अब हमें सनलाइट फैक्टर चेक करना है, तो तुमको कोई भी फैक्टर चेक करना होता है उस जगह पर वो फैक्टर हटा दो, तुमको पता चल जाएगा कि उसके बिना काम नहीं हुआ है। जैसे अगेन इसको हम डिस्चार्ज कर चुके हैं, अंधेरे में रख दो, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए इसको धूप में रखो, बट कुछ पार्ट पे ब्लैक चार्ट पेपर लगा देना। इन्होंने बड़ा डिजाइनर सा ब्लैक चार्ट पेपर लिया है, आप नॉर्मल ब्लैक चार्ट पेपर भी लोगे, जहां जहां ब्लैक चार्ट पेपर होगा वहां वहां ये खाना नहीं बना पाएगा क्योंकि सनलाइट वहां नहीं पहुंची है। तो इन्होंने जैसे इस कटआउट में फोटोसिंथेसिस के चेक करने के लिए पेपर लगाया, तो आप यहाँ पर स्टार्च यहां बनेगा, यहां बनेगा स्टार्च, इस एरिया में लाइट नहीं पहुंची तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। आयोडीन डालेंगे, ओनली ग्रीन पार्ट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर, द कवर्ड पार्ट विद ब्लैक पेपर विल गिव ब्राउन कलर। ठीक है, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इस पिक्चर को अभी ही स्कैन कर लो बेटा, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, काफी बार इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पर एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा तुमको एम भी पता होना चाहिए, कभी कभी पूरा भी डिजाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट आ जाता है, या फिर पूछ लेता है इस फोटो में क्या पर्पस है, हम क्या चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक करें कि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर तुमको चेक करना है इसके बिना हो सकता है या नहीं हो सकता, उस एरिया में कुछ एरिया में उस चीज को गायब कर दो, तो CO2 को तुमको यहाँ पर गायब करना होगा। अब सवाल ये आता है मैम CO2 को गायब कैसे करेंगे। CO2 को गायब करने के लिए आपको एक केमिकल लेना है विच इज KOH, इसका एक सब्स्टिट्यूट है NaOH, या तो KH ले सकते हो या फिर NaOH ले सकते हो, KOH या NaOH दोनों ही CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे बेटा, बोथ विल एब्जॉर्ब CO2। ठीक है, अब ये जो फोटो है ना, ये तुम्हारी ChatGPT की फोटो है जो कि गलत है, देख रहे हो, ChatGPT इतना भी सही नहीं होता, गलत ही बना दिया। चलो इसको हम ठीक करते हैं। आपको क्या लेना है, ये आधा पार्ट ले लो लीफ का, हाफ पार्ट ले लो लीफ का, और उसको एक ऐसे फ्लास्क में बंद कर दो। यहाँ पर देख रहे हो पूरा लॉक कर दिया हमने इसको एक फ्लास्क के अंदर। तो लीफ का आधा पार्ट फ्लास्क में है, यहाँ पर तुम KOH के पेलेट्स डाल दो बेटा, ठीक है, या NaOH भी डाल सकते हो। तो इस फ्लास्क के अंदर जितनी भी CO2 होगी दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड, है ना, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि इतने पोर्शन ऑफ लीफ को CO2 मिला ही नहीं। अगर इसको CO2 नहीं मिला तो ये खाना कैसे बनाएगी, यहां पर मस्त खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। इसको जब तुमने CO2 नहीं दिया,
होने दो, रहने दो इसको 3-4 घंटे के लिए। फिर सारा सेटअप खोल दो, ले आओ अपना आयोडीन, डालो इस जगह पर भी उस जगह पर भी। यहां पर ब्राउन कलर आएगा और ये वाला एरिया तुमको ब्लू ब्लैक कलर देगा, क्योंकि यहां पर खाना बना होगा। सिंपल है ना एक्सपेरिमेंट। बस KOH से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डी स्टार्च कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये जानना है कि जो गैस निकली है वो ऑक्सीजन ही है, बाई प्रोडक्ट जो गैस निकली है वो ऑक्सीजन है। तो अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम यहाँ पर वाटर प्लांट क्यों लेते हैं। तुम एक्सपेरिमेंट समझोगे तुमको तब समझ में आएगा कि यार वाटर से बहुत एफिशिएंटली अपने को एक तो गैस के बबल्स दिखते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर कोई प्लांट है वो O2 रिलीज कर रहा है, अपने को दिखेगा ही नहीं, पानी में बबल्स दिखेंगे, इसलिए हम वाटर प्लांट लेते हैं, ठीक है। और ज्यादा एफिशिएंटली एक्सपेरिमेंट हो सकता है। कौन सा वाटर प्लांट लेते हैं, हम हाइड्रिला ले लेते हैं। एक बीकर लो, जैसे यहां दिख रहा है, बीकर के अंदर हाइड्रिला प्लांट लो और हाइड्रिला को एक फनल में डाल दो उल्टा करके, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड करके जरूर डाल दो। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब? हाइड्रिला फोटोसिंथेसिस करेगा पानी में रहकर। अच्छा, ये पानी में ही डिसॉल्व्ड गैसेस ले लेता है बेटा, ये डिसॉल्व्ड CO2 को ले रहा है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है मैम CO2 कैसे लेगा, ये पानी में ही CO2 डिसॉल्व्ड है उसको ले लेगा। CO2 को लेगा, वाटर इसके पास है, सनलाइट आ रही होगी, क्लोरोफिल इसके पास है, चारों चीजें हो गई, ऑक्सीजन बनेगी। वो ऑक्सीजन गैस के बबल्स तुमको यहां जाते हुए दिखेंगे और यहां से बबल्स कंफर्म करते हैं कि भाई कोई तो गैस है, गैस ही प्रोड्यूस हुई है। अब अपने को चेक करना है ये गैस है कौन सी। तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहां पर कंबशन टाइप एक्सपेरिमेंट। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी ट्रैप हो जाती है। जैसे ही आपको बबल्स दिखे, इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालो और जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके माउथ को ऐसे ढक लेना। फिर एक जलती हुई कैंडल या जलता हुआ कोई भी फ्लेम इसके माउथ के पास लेकर आओ और अपना थंब हटा दो। गैस यहां से बाहर निकलेगी, यहां जलती हुई फ्लेम होगी। ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन आग को और ज्यादा बढ़ाती है। तो तुमको ऑक्सीजन के बाहर निकलते ही, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी, बट जैसी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तुमको फ्लेम बहुत ज्यादा तड़कती भड़कती जलती हुई दिखाई देगी। यानी कि फ्लेम तुमको ज्यादा अच्छे से जलती हुई दिखाई देगी जैसे ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ये कंफर्म करता है कि जो गैस है वो ऑक्सीजन है। CO2 होती तो गैस बुझ जाती, गैस नहीं आग बुझ जाती। तो ऑक्सीजन प्रोमोट्स कंबशन, ठीक है। देखो, अ ग्लोइंग स्फिंक्टर, अ ग्लोइंग स्प्लिंटर बेसिकली हमारे लैब्स में होता है, ऐसी एक छोटी सी कटोरी होती है, ठीक है, उसके अंदर हम तेल वेल डालते हैं। सो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ग्लोइंग स्प्लिंटर है वो फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेम उसकी दिखने लग जाती है। बस यही था इसके अंदर, ठीक है जी। कार्बन साइकिल में क्या होता है, कार्बन साइकिल कहता है कि जो आपने कार्बन एनवायरमेंट से लिया है वो वापस आपके एनवायरमेंट में आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो, सबसे पहले तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है। ये CO2 प्लांट्स लेंगे टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और इन्होंने C6H12O6 बनाया होगा जो खाना है। प्लांट से ये खाना हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स से ये कार्निवोर्स में जाएगा। जब भी ये जानवर मर जाएंगे तो बेटा इनकी बॉडी का जो कार्बन कंटेंट है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है और वही सॉइल से ये लोग प्लांट्स अपने अंदर ले सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, एनिमल्स भी तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी कि दे आर ब्रेकिंग C6H12O6 टू प्रोड्यूस CO2। हम भी ये काम कर रहे हैं। अभी तुम्हारी नाक से CO2 ही तो निकल रही है जो कि ग्लूकोज को ब्रेक करके आई थी। ग्लूकोज तुमने प्लांट से लिया खाना खा के, या अगर हम नॉनवेज भी खाते हैं तो जो भी आप खा रहे हो, चिकन मटन, उनका खाना तो प्लांट्स ही है। तो उनकी बॉडी से कार्बन अपनी बॉडी के अंदर आ ही रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है टू गिव CO2, ठीक है। तो हमने CO2 लिया, CO2 वापस दे दिया, है ना। हम मर गए तो हमारी बॉडी का कार्बन सॉइल में चला गया, प्लांट्स ने उस कार्बन को वैसे भी ले लिया। तो जो ले रहे हैं वो दे रहे हैं। उसके बाद जब भी हम कार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 बनता है बेटा। जब भी आप वुड को बर्न करोगे ना, वुड हैज प्योर कार्बन, जब आप उसको बर्न करोगे तो CO2 बनेगा। ऑल्सो वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको भी हम ब्रेक करते हैं तो भी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एंड CO2, ये दो चीजें बनती हैं। इसको फिर से जोड़ दो तो फिर ये रिएक्शन बन जाएगी, तोड़ दो तो ये रिएक्शन हो जाएगी। सो दिस इज
how carbon is also being regulated and the cycle is run in the environment. इसी को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं. ज्यादा क्वेश्चंस इससे मुझे दिखते नहीं है, बट हाँ पढ़ना तो है. फिर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एट नाइट. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दिन में बिल्कुल भी पानी को बाहर नहीं देना चाहते, तो वो दिन में अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं. ठीक है, दिन में अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं. अब द क्वेश्चन इज, मैम अगर स्टोमेटा दिन में बंद रहेगा तो दिन में इस प्लांट के पास CO2 कैसे आएगा? ये नाइट में अपने CO2 को अंदर लेंगे, गार्ड सेल्स को ओपन करेंगे ताकि CO2 अंदर जाए, और जो बचा हुआ पानी इनके अंदर है रात को इतना नहीं निकल पाएगा बाहर. दिन में तो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है धूप की वजह से, रात में इतना ज्यादा पानी नहीं बाहर निकल पाएगा. तो अभी इनके लिए सेफ है ना कि रात को दरवाजे खोल दो, CO2 अंदर आ जाएगा. बट अभी सनलाइट तो नहीं है, और फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा ये सनलाइट के बिना? तो ना ये CO2 को यूज करके रात को कच्चा खाना बना लेता है, जिसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं. ये एक इंटरमीडिएट होता है. जैसे हम मम्मियों को या मुझे बेटा ऑफिस वगैरह आना होता है तो मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं मसाले या सब्जियां रात को ही काट के रख लेती हूँ कि जैसे ही सुबह होगी मैं फ्रेश फ्रेश खाना बना दूंगी. तो सेम इनको पता है कि अभी ये दिन में तो CO2 को नहीं ले पाएंगे, रात को CO2 को ले लिया, मैलिक एसिड बना लिया, दिन में इस मैलिक एसिड को तोड़कर सनलाइट को यूज करके ये ग्लूकोज बना लेते हैं, और दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि CO2 तो रात को ही अंदर ले लिया है. इसको हम CAM पाथवे बोलते हैं. ठीक है, क्रैसुलेशियन पाथवे बोलते हैं. एलोवेरा, तुलसी, नीम, पीपल, इनके अंदर ये होता है. ठीक है, दिस इज C4 पाथवे ऑल्सो. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस जो इसके अंदर से आए हैं. पहले तो एक्सपेरिमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. यहाँ पर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर तुमको स्टोमेटा दिख रहा है ऑब्वियसली. What are these tiny openings called? इन छोटे छोटे छेद को हम क्या बोलते हैं? स्टोमा इन स्टोमेटा. स्टोमेटा के अंदर जो छोटे छोटे छेद हैं उनको हम स्टोमा बोलते हैं. नेम द सेल्स दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स. गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स इसको ओपन और क्लोज करते हैं. विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल? K+ आयन्स. कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट पहले पिक्चर देखकर इतने लाइंस देखकर घबरा जाते कि यार ऐसे कैसे पूछ लिया इन्होंने. राइट द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर की आई हुई है, सोचो, बट इट शुड बी बैलेंस्ड. मेरे को नहीं आती बैलेंसिंग, ठीक है, तो तुम बैलेंस करके लिखना. केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना तुमको, तो वहां से बैलेंस करके लिख लेना. ठीक है. हाउ डज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिफर व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर? 35 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंड वन मोर लाइन यू विल add, with 10 degree Celsius change in temperature, the rate of photosynthesis will be doubled. इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इससे कम भी नहीं लिखना. हाई ह्यूमिडिटी. अच्छा ओके, ये तो ट्रांसपिरेशन नहीं, सॉरी गलत हो गया, ये ट्रांसपिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस कर लो, और ह्यूमिडिटी वाला ट्रांसपिरेशन में ही आएगा, यहां नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं. ठीक है, दिस विल नॉट बी आस्क्ड. नेक्स्ट, नेम द स्ट्रक्चर थ्रू विच. अच्छा ये तो ट्रांसपिरेशन के क्वेश्चंस है. एक्सप्लेन द टर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वेरी नाइस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बाय द सेल्स व्हेन एनर्जी इज यूज्ड अप बाय दीज सेल्स. ठीक है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल K+ आयंस लिए थे, एक तो ये हो गया, और दूसरा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में जब जो सॉइल है उससे आयंस अपने अंदर लेने हैं रूट सेल्स को, सो आयंस को अंदर लेने के लिए लो ट्रांसपोर्ट से हाई ट्रांसपोर्ट मूवमेंट कराना चाहते हैं, एंड दे स्पेंड एनर्जी फॉर दैट. ठीक है. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. बेटा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की गई है, और ये केमिकल एनर्जी बॉन्ड्स में होती है, केमिकल्स में होती है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं. ठीक है, सो दैट्स इट. चलो, आई होप इट हेल्प, यू एंजॉयड इट, एंड आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तभी आपको इसकी मदद मिलेगी बेटा. तो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुनते हो, एंड जल्दी मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो. बाय बाय निंजास, टेक केयर.